हमारे प्यारे न्यारे मित्रों, मैं श्री प्रिंस कुमार आप सभी को सृष्टि सिविल सर्विस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में इस तरीके की जो सुविधाएं दी जा रही है चैनल के माध्यम से, ये बहुत ही प्रासंगिक और लाजवाब है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जीएस इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस टॉपिक के बिना कवर किए हुए आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे लगता है कि आप पूर्णतः सफल कर पाएंगे, जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए हर एक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं विस्तार पूर्वक यह चैनल के माध्यम से आपको दूंगा, टॉपिक को कवर करूंगा। जो भी परीक्षार्थी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग हैं उसमें मैं आज बताना यह चाहूँगा कि आज मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, मौलिक अधिकार, जिसे वो आप फंडामेंटल राइट कहते हैं। यह फंडामेंटल राइट पर चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ। मैं इस पर आज विशेष रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट है क्या और किस तरीके से कार्य करता है। इसके बारे में पूरे मैकेनिज्म को मैं समझा रहा हूँ, आप पूरी गंभीरता के साथ समझिए, कहीं मत जाइए। मित्रों, जैसे आपसे मैं कहूँ मौलिक अधिकार, ध्यान से समझिएगा। मौलिक अधिकार वैसे अधिकार को कहा जाता है जो मूल रूप से सभी के लिए बराबर होते हैं, उसी को हम मौलिक अधिकार के श्रेणी में शामिल करते हैं। यह मौलिक अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को तो दिया ही जाता है, कुछ अधिकार व्यक्ति को भी दिया गया है फ्रेंड्स, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि संविधान के कौन से भाग में इसका वर्णन मिलता है। कभी कभी प्रीलिम्स वगैरह में प्रश्न पूछ लेते हैं मित्रों, तो ये भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर के जो आपके सामने 22 भाग जो संविधान में वर्तमान में है, इस सभी पर चर्चा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं महत्वपूर्ण टॉपिकों पर पहले चर्चा कर लेता हूं, फिर एक एक करके सीक्वेंस वाइज आपको सजा कर दे दूंगा। फिर मित्रों, अनुच्छेद कहां से कहां तक में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। मित्रों, कहा जाता है कि ये लिया कहां गया से है, तो भाई अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका देश से लिया गया है। कभी कभी कहा भी जाता है कि भारत के संविधान वकीलों का संविधान है। भारत का संविधान जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि उधार का थैली है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि कई देशों से उधार ले लिया गया था और चुरा चुरा करके इसमें शामिल कर लिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है कि चुराना चोरी नहीं होता, बल्कि अगर अच्छे विचार को स्वीकार करना वो आधुनिकता है। इसीलिए आप सुने भी होंगे कि भारत का संविधान आधुनिकतावाद के सिद्धांत पे चलता है ना। और इसीलिए आप एक चीज और मैं आपको बताऊं कि मौलिक अधिकार इतना बड़ा विशेष अधिकार है कि इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मैग्ना कार्टा एक प्रश्न पूछा हुआ है, क्योंकि एक इतना विशेष अधिकार अंग्रेज के जमाने में ही आया था मैग्ना कार्टा सब। हालांकि मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री में लूंगा ताकि जो है गंभीरता पूर्वक उस बात को आप समझ पाए। तो अब ये बातें यहाँ पर हमें करना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो मूल अधिकार है उस संविधान में मुख्य रूप से इसकी संख्या 7 थी और ये 7 अधिकार मूल संविधान में थी, परंतु वर्तमान में इनकी घटकर के संख्या 6 रह गई है। अब आपको लगेगा कि वो कौन कौन से अधिकार थे जो मौलिक अधिकार के श्रेणी में शामिल थे। मित्रों, सबसे पहला जो अधिकार है वो समता का अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। 12-13 पे मैं भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा उस पर भी चर्चा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में इसका वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो है 29-30 में इसका वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद जो है 32 में किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बीच में लगेगा कि 14 से लेकर के 32 तक जो मैंने कहानी कहा उसमें से 31 को मैंने निकाल दिया। इस बात से तो आपको सहमत ही होंगे फ्रेंड्स। यही बात है कि मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 थी मूल संविधान में, परंतु वर्तमान संविधान में उसकी संख्या 6 हो गई है। वही आर्टिकल नंबर 31 जो मित्र निकाल लिया गया है और 44वां संविधान संशोधन
1978 के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 में जो वर्णन किया गया था, उसे हटा करके 300 के क में जोड़ दिया गया है। 300 के क में इसको क्या किया गया है फ्रेंड्स, तो इसको जोड़ दिया गया है। कहीं कहीं 300 का ए भी आपको दिखाई देंगे। अनुच्छेद 300 का ए या 300 के क में जोड़ा गया है, जो विधिक अधिकार बन गया है। ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया। सरकार जो है विधिक कार्रवाई द्वारा इस पर से आपका अधिकार छीन सकती है बाकायदे से। बहुत ही कहने का मतलब है कि सरकार को कहीं उद्योग लगाना है, या फिर मान लीजिए तो फ्रेंड्स सरकार को कहीं भी आप कह लीजिए तो कि सड़क बनवानी है, यानी पब्लिक के लिए, अगर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अगर लेना हो तो उस स्थिति में सरकार वो खुद ले सकती है जमीन। आप उस पर रोक नहीं सकते हैं, आप उस पर न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इस बात को समझिए। आपको मैं कहूं तो मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णन किया गया है, जिसे तो आप समता का अधिकार कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है और 18 क्या है। ये सब एक एक पॉइंट बिंदु को हम लोग देखेंगे। हमारे प्यारे मित्र, अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए दो शब्द इसमें है, दोनों को गौर फरमाइएगा। विधि के समक्ष समता, अगर मान लीजिए कि विधि के समक्ष कोई भी व्यक्ति जाता है तो समता का भाव है। जैसे मैं आपसे कहूं तो विधि के समक्ष समता का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए कि विधि के समक्ष समता कहने का अर्थ है कि अगर माना जाए कि व्यक्ति सामने आपके सामने खड़ा है, ठीक है, मैं माना कि खड़ा है, तो अगर मान लीजिए एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी, तो आप ही बताइए अमीर को ज्यादा सजा या गरीब को ज्यादा सजा? तो कहिएगा कि सर दोनों को तो समान सजा होना चाहिए। तो दोनों का जब समान सजा होगा तो इसी को हम कहते हैं विधि के समक्ष समता। लेकिन दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। जैसे मान लीजिए कि पाप किया है अमीर करे या गरीब, दोनों का सजा समान होना चाहिए। विधियों का समान संरक्षण का अर्थ है मित्र कि जैसे बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं वो चोरी करते हैं, तो उसमें नेताओं को या अफसरगण को जो चोरी करते हैं, कई वैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति होते हैं जो कि अनाचार ही उस कर्म को अंजाम देते हैं, जिसके कारण उनका तो नुकसान होता है, पूरे राष्ट्र को इस नुकसान का सामना करना पड़ता है। और विधियों का समान संरक्षण की जो बात है फ्रेंड्स दूसरी, तो विधियों के समान संरक्षण में मैं आपसे बता दूं कि अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, अब मान लीजिए एक गरीब था और एक अमीर था, रिच था, मैन था। तो ये अमीर मान लीजिए एसी कमरे में रहता था, तो इसको आप ऐसा जगह नहीं फिट कर दीजिएगा कि वहां पंखा भी ना चले, थोड़ा सा इसकी भी सुविधा के अनुसार इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन पुअर व्यक्ति जो ऑलरेडी पंखा के पास है ही नहीं, उसको तो कहीं भी फिट कर देता है लोग। तो कहा जाता है कि विधियों का समान संरक्षण, यहाँ पर जैसा है समाज में रह रहा है, निवास कर रहा है, उसी तरीका का जेल खाना में भी कुछ सुविधाएं दी जाती है, लेकिन उस रूप में नहीं, क्योंकि उनकी भी फिर जेल का मतलब ही क्या रह जाएगा। फिर अगला बातें मैं करूं, अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग मूलवंश के आधार पर प्रतिषेध है। यानी कहने का मतलब है कि अगर विधि के समझ सब समान होंगे तो बताइए जात पात के आधार पर कोई भेदभाव होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव होगा कि फलाने जाति का है, इसमें धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इस तरीके का कोई भेदभाव करोगे? लिंग स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर, जहां तक उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। मूलवंश, दादाजी चोर थे, पोता अफसर बनना चाहता है या नेता बनना चाहता है, बन सकता है। मूलवंश के आधार पर पीछे क्या था उससे मुझे लेना देना नहीं है, उस पर आपको प्रतिषेध लगाना ही होगा, रोक लगाना ही होगा फ्रेंड्स। आगे अगर बात कीजिए तो जाति धर्म, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 यानी 1989 के आसपास जो एक्ट आया है एससी एसटी को लेकर करके, कि अगर कोई व्यक्ति को अगर एससी एसटी वर्ग के लोग हैं और उनके खिलाफ, यानी कह लीजिए कि उनके प्रति अत्याचार की भावना रखी जाती है या उनको किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर फिर उसके लिए अलग कानून क्यों? कि वो अगर मान लीजिए कि गलती से जा करके किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है तो 6-6 महीना तक गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है, उसका तो कोर्ट में सुनवाई भी नहीं होती है। फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात बता दूं कि जाति धर्म लिंग यहाँ मूलवंश के आधार पर प्रतिषेध की बात कही गई है, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जो जाति धर्म का भेदभाव मिटाने की बात कही गई थी,
आप थोड़ा सा याद कीजिए कि आज भी जाति पाति है निचले तबके के लोगों के साथ करते हैं, उच्च वर्ग के लोग की नहीं करते हैं। उनकी सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया गया है फ्रेंड्स, और कोई ऐसा सरकार की मंशा नहीं थी केंद्र सरकार की। अगला हम कहते हैं रोजगार में अवसर की समानता। अब थोड़ा सा ये मुझे बताइए कि रोजगार में अवसर की जो समता की बात है अनुच्छेद 16 के तहत है। तो रोजगार में अवसर यानी रोजगार में यदि जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति रोजगार में अवसर की समता, यानी कहने का मतलब हर एक व्यक्ति नौकरी में फॉर्म डालेंगे, हर एक व्यक्ति किसी भी कंपनी में काम करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग के हो, तो सबको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। जब अवसर मिलेगा, सब एक जगह एकत्रित होंगे, तो अनुच्छेद नंबर 17 फ्रेंड्स अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत हो जाएगा। जब एक जगह बैठेंगे तो आपस में मिल बैठ के एक ही जगह खाएंगे, ना जाति बचेगी, ना धर्म बचेगी, ना लिंग बचेगा, यानी सब हमेशा आपस में बैठ करके इकट्ठे हम लोग भोजन करें, यानी कि अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा मित्र। और लास्ट एक है फ्रेंड्स अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगर हम आपसे कहें कि पहले महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली या फिर राष्ट्रपिता की उपाधि मिली या कुछ भी किसी व्यक्ति जैसे चाचा नेहरू की उपाधि, जो नेहरू को चाचा की उपाधि मिली, फ्रेंड्स से पहले मिला करता था, लेकिन संविधान बना तो एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 18 और कहा गया कि अब उपाधियों का अंत किया जाता है, ऐसा कोई उपनाम नहीं मिलना चाहिए। गांव में अभी भी उपनाम रख देते हैं कि फलना को कुछ और नाम रहता है, चिलना को ढेकना नाम रहता है, इस तरीके से नाम कहीं कहीं आप देखे भी होंगे, गांव में मिलती है, उनकी मजाक उड़ाने के लिए ऐसा लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि यह फर्स्ट वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, सृष्टि सिविल सर्विस को थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इस पर पूरी तरीका से विस्तार पूर्वक मैं हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगा, और चैनल का नाम है सृष्टि सिविल सर्विस। आप थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी कुछ मदद मिल सके फ्रेंड्स। तो नमस्कार, इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करता हूं, अगले दिन इससे आगे बढ़ूंगा।